नमस्कार दोस्तों, भारत के लगभग 35 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे सोशल मीडिया पे कई सारे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। आइए जानते हैं आपकी ओर से मिलेगी इन कई सारे प्रश्नों के सही जवाब आज के इस एपिसोड में डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो अमूमन मुझे पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ये वैक्सीन लेना स्वैच्छिक या वॉलंटरी है या फिर मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसका सरल और आसान जवाब है कि ये वैक्सीन लेना वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक है। आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है उसका निर्णय आपको स्वयं करना है। सरकार की तरफ से इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, तो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए हम सबको चाहिए एक बेहतरीन हर्ड इम्यूनिटी, और ये हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी जब हमारे देश के 60 से लेकर 70% तक लोग इस कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा कर चुके होंगे। ये रोग प्रतिकारक शक्ति हम में पैदा होती है दो तरीके से, एक तो कुदरती इन्फेक्शन से और दूसरा होता है वैक्सीन के रास्ते से। कुदरती रास्ता कठिन है, उसमें कई सारे अपनों को खोने का डर है, जबकि वैक्सीन का रास्ता सरल है और अभी सुलभ और प्राप्य है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया अपने आप को वैक्सीन लगवा के सुरक्षित कर दें, और इस तरह से हम सारे लोगों की इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो 60 से 70% का आंकड़ा हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और तभी जाके बन पाएगा हमारा भारत कोरोना मुक्त भारत। दूसरा प्रश्न है, यह वैक्सीन किन्हें नहीं लेनी है? आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों, ये वैक्सीन उन लोगों को नहीं लेनी है जिनको कि भूतकाल में कभी भी वैक्सीन लगाते समय या फिर इंजेक्शन के रूप में दवाई लेते समय या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ या किसी फूड आइटम के साथ एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस हुई है, या फिर उन लोगों को जिनको कि इस कोविड-19 वैक्सीन के अंदर जो कोई भी इंग्रेडिएंट है उनके खिलाफ कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, या फिर उन लोगों को जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लिया है और उस समय एलर्जिक रिएक्शन का शिकार हुए थे, तो उन सारे लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी है। दूसरा, उन महिलाओं को भी ये वैक्सीन नहीं लेनी है जो कि प्रेग्नेंट है या फिर अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही है। तीसरे, वो सारे लोग कि जिन्हें वैक्सीन तो देनी है लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद देनी है। सबसे पहले, यदि आप अभी कोविड रोग से ग्रस्त है या फिर कोविड के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो अभी आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, यदि आपको भूतकाल में कोविड रोग हुआ है और इस रोग के लिए आपको प्लाज्मा ट्रीटमेंट या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की ट्रीटमेंट दी गई है, तो आपको यह वैक्सीन लेने के लिए कम से कम 1 या 2 महीने का अंतराल रखना चाहिए। तीसरा, यदि आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आप अस्पताल में एडमिट है या आप किसी और बीमारी से ग्रस्त है, तो भी आपको ये वैक्सीन अभी नहीं लेनी चाहिए जब तक आप संपूर्णतः ठीक ना हो जाए। इन सारे लोगों से गुजारिश है कि कृपया पहले अपने फिजिशियन से मशवरा कर लें और उसके बाद ही अपने वैक्सीन लेने की तिथि निर्धारित करें। इसके अलावा कुछ एक विशेष मामलों के अंदर जहां कई लोगों को खून के न जमने की बीमारी होती है या फिर कई मामलों में कई लोग ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिनसे खून का जमना थोड़ा कम हो जाता है, इन सभी मामलों के अंदर यदि वैक्सीन लगाई जाती है तो उन्हें वैक्सीन के इंजेक्शन जगह पर खून के न जमने के कारण दर्द या परेशानी हो सकती है। इन सारे लोगों से गुजारिश है कि कृपया पहले अपने फिजिशियन से मशवरा कर ले और उसके बाद ही अगर उनकी अनुमति है तो ही अपने वैक्सीन लेने की तिथि निर्धारित करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना रोग और उसकी वैक्सीन के बारे में हमारी जानकारी बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है हमें इस रोग के बारे में और पुख्ता जानकारी प्राप्त होती जाएगी। इसलिए आज की तारीख में किन्हें ये वैक्सीन लगानी है और किन्हें वैक्सीन नहीं लगानी है उसके बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको यह जानकारी विस्तृत रूप में प्राप्त करनी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर दिए गए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है। तीसरा प्रश्न, यदि मुझे कोविड हो चुका है और मेरे अंदर एंटीबॉडीज प्राप्त है
तो भी मुझे क्या ये कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि यदि आपको कोविड हुआ है और आपके अंदर एंटीबॉडीज प्राप्त है तो भी आपको यह वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। सबसे पहला, री इन्फेक्शन यानी कि फिर से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनी हुई है। दूसरा, आपके अंदर यदि इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज मौजूद है तो भी यह एंटीबॉडीज कितने अंतराल तक आपको प्रोटेक्शन दे सकेगी इसके बारे में अभी ठीक से पता नहीं है। तीसरा, यदि वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है तो भी आपको फिर से संक्रमण होने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। इन 3 प्रमुख कारणों के चलते मेरी आप सबसे विनती है कि जब भी मौका मिले अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगवा लें। तीसरा प्रश्न, मैं यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूं, मास्क पहन रहा हूं और हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखता हूं तो क्या मुझे ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? जी हाँ, तो भी आपको ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ कितने ही हम नीति नियमों का पालन क्यों न कर ले, कहीं ना कहीं तो चूक हो जाती है और हमें कोरोना के संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए वैक्सीन लेना एक समझदारी भरी बात होगी। चौथा सवाल, मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या फिर हृदय रोग या किडनी की बीमारी या लीवर की रोग है, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूं या नहीं? तो दोस्तों आमतौर पर यह वैक्सीन बहुत सेफ है यानी कि सुरक्षित है, लेकिन किसी भी इंसान की शारीरिक परिस्थिति और उसके ऊपर उस रोग का प्रभाव केवल जांच कर उसका फिजिशियन ही बता सकता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप कोई भी रोगग्रस्त परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो कृपया अपने फिजिशियन से मशवरा करने के बाद ही इस वैक्सीन की तिथि को निर्धारित कीजिए। अगला प्रश्न, इस वैक्सीन से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो दोस्तों आमतौर पर यह वैक्सीन बड़ी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जैसा किसी भी दवाई के साथ होता है, इसको लेने के बाद कई सारे छोटे मोटे हल्के फुल्के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि बदन दर्द होना, जैसे कि हल्का सा बुखार होना, जैसे कि जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ हल्का दर्द होना, जैसे कि सर दर्द होना या फिर उल्टियाँ होना। लेकिन हमें ये याद रखना है कि वैक्सीन लेने के बाद गंभीर लक्षण कम ही महसूस किए गए हैं। आज तक लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत में ये वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अस्पताल में दाखिल करना पड़ा हो या गंभीर लक्षण महसूस हुए हो, ऐसे केसेस बहुत कम महसूस किए गए हैं और इसके साथ मृत्यु होने की संभावनाएं आज तक दर्ज नहीं हुई है। तो ये बड़े आनंद और गर्व की बात है कि हमारे भारतीय विज्ञानियों के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन हमें मिल रही है और इससे हम सबको कोरोना के खिलाफ रक्षण मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है कि इस वैक्सीन से मिलने वाला रक्षण उसके साथ जुड़े हुए हल्के फुल्के साइड इफेक्ट के मुकाबले काफ़ी बड़ा है और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर तो वैक्सीन देते समय कई सारी सावधानियां बरती जाती है, जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद आपको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखकर आपकी शारीरिक स्थिति का मॉनिटरिंग किया जाता है और यदि कुछ परेशानी न महसूस हो तभी आपको वहां से जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन घर पे जाने के बाद भी यदि आपको कोई भी परेशानी महसूस हो तो इसके लिए आप भारत सरकार के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स और टोल फ्री नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर प्रस्तुत किया हुआ है और इनकी लगत सारी माहिती आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। इनके अलावा यदि फिर भी आपको परेशानी महसूस हो तो आप नजदीकी आरोग्य केंद्र या अस्पताल का संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हमें वैक्सीन लेने के बाद क्या खास ध्यान रखना पड़ेगा? तो दोस्तों वैक्सीन लेने के बाद आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जी रहे थे वैसे जी सकते हैं और अपनी सारी हेल्दी हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि वैक्सीन का पूर्णतः प्रभाव हमारे ऊपर एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम इस वायरस का प्रसार कर सकते हैं। इसलिए हमें
कोरोना से बचाव की सारी नीतियां जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और हैंड सैनिटाइजेशन अगले 3 से लेकर 6 महीने तक जारी रखने पड़ेंगे। दोस्तों, इनके अलावा भी यदि आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहे हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं यथा योग्य उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप को वैक्सीन लगवा के सुरक्षित करें। आइए बनाते हैं अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।